नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 11वां अध्याय भारती का सपूत यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इसे लिखा हुआ है रांगे राघव जी ने। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय को शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से और जो आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम स्वाध्याय शुरू कर देते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आकलन में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। वाक्य में ऐसों का प्रयोग इनके लिए किया गया है। उत्तर देखते हैं। वाक्य में जो ऐसो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद के लिए, वेणी प्रसाद के लिए और नासमझ, अशिक्षित एवं अन्य विरोधी लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न दिया है, लिखिए भारतेंदु का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। दूसरा, पतली लंबी और चमकदार आंखें थी, घुंघराले बाल उनके कानों पर सदा झूलते रहते थे। तीसरा पॉइंट है, वे बड़े ही उत्साही, निर्भीक, दबंग और फक्कड़ स्वभाव के थे, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न ई दिया है, अंतर लिखिए। मिशन के स्कूल और भारतीय स्कूल। मिशन के स्कूल बच्चों वो होते हैं जो अंग्रेजों द्वारा खोले जाते हैं और भारतीय स्कूल हमारी भारतीय संस्कृति के स्कूल। तो मिशन के स्कूल अंग्रेजों ने खोले थे, वहाँ भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती थी, जबकि भारतीय स्कूल, इन स्कूलों में भारतीय संस्कृति के विषय में बताया जाता था। पॉइंट नंबर 2, विदेशी संस्कृति पढ़कर भारतीय लोग काले साहब बनकर अपने ही देशवासियों से नफरत करके स्वयं पर घमंड करते थे। यानी भारतीय लोग जो है अंग्रेजी पढ़कर बड़े साहब बन जाते थे, उनकी सरकारी नौकरियां लग जाती थी, फिर अपने ही देश के छोटे लोगों से जिनकी नौकरियां नहीं है या जो अशिक्षित है उनसे नफरत करते थे और खुद के ऊपर बड़ा घमंड यानी गर्व करते थे। जबकि भारतीय स्कूल में अंग्रेजी एक भाषा जैसी पढ़ाएंगे। जो हमारे भारतेंदु जी, उन्होंने कहा भारतीय स्कूल जो होगी वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई तो जाएगी लेकिन एक भाषा के तौर पे, इसलिए क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज लोगों का शासन था और इसलिए हमें उनकी भाषा आनी चाहिए ताकि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब हमें पता पड़ सके। तो ये अच्छे से तभी पता पड़ेगा जब उनकी भाषा का हमें उचित ज्ञान होगा। तो अंग्रेजी एक भाषा के स्तर पर पढ़ाई जाएगी ताकि भारतीय समझ सके कि अंग्रेज किस खूबी के कारण हुकूमत करते हैं। बाकी तो भारतीय स्कूलों में जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, इसके बारे में ही पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, शब्द संपदा में आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक अर्थ, भिन्नार्थक यानी भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य आपको दिया और दिया, यानी आप देखेंगे कि जो भी शब्द आपको दिए हुए उसमें मात्रा इधर या उधर चली गई है, एक में छोटी मात्रा है, दूसरे दिया में बड़ी मात्रा है और इस मात्रा से ही अर्थ बदल जाता है। सदेह और संदेह एक जो है बिंदी लग जाने से कैसे अंतर हो जाता है। जलज और जलद, इसमें क्या अंतर है। अपत्य और अपथ्य, इसमें क्या अंतर है। उद्दाम और उद्यम, इसमें क्या अंतर है। तो देखते हैं बच्चों, शब्द संपदा के अंतर्गत सबसे पहले हम शब्द देखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिखा हुआ है और बाद में उसका वाक्य लिखा हुआ है। पहला दिया है दिया। दिया में पहली मात्रा दी हुई है, इसका अर्थ है देना और वाक्य बनाया है, मेरी सहेली ने मुझे उपहार दिया। इस दिया के नीचे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। दूसरा है दिया, जिसमें कि दूसरी मात्रा लगी हुई है और इसका मतलब होता है दीपक, जो हम भगवान के पास लगाते हैं, दीपावली पर दीप से सजाते हैं वो। मैं रोज़ भगवान के पास दीपक जलाती हूँ या दिया जलाती हूँ। यहाँ पे ये वाला दिया जो है, ये शब्द जो है दिया वाला, ये वाला यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। दिया। सदेह यानी शरीर के साथ, यानी
पुण्यात्माएं मृत्यु पश्चात सदेह स्वर्ग में जाती हैं, यानी अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाती है, ऐसा। तो सदेह, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। संदेह यानी शक, बिना वजह किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप संदेह के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अगला शब्द हमें दिया है जलज। जलज का अर्थ होता है बच्चों कमल। कड़ाके की ठंड में तालाब में खिले जलज भी ठिठुर रहे हैं, है ना, यानी ठंड में जो तालाब का पानी है वो जम गया, उसमें वे भी ठिठुर रहे हैं, ये हम बता रहे। तो जलज का मतलब होता है कमल के फूल। जलद यानी बादल, या हम उसको मेघ के नाम से भी जानते हैं। इसको जो जल से भरे हुए बादल होते हैं उन्हें हम मेघ भी बोलते हैं। तो बारिश होने से पहले बाद आकाश में जलद छा गए हैं, है ना। हम देखते हैं ना बारिश के पहले आकाश में जो है जलद यानी मेघ या बादल जो है वो छा जाते हैं। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है बच्चों संतान, पुत्र पुत्री, बच्चे, है ना। अच्छा अपत्य प्राप्त होना भाग्य की बात होती है, यानी अच्छा बच्चा प्राप्त होना भाग्य की बात होती है। अपथ्य यानी अहितकर, जो हमारे हित में नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी बीमारी में अपथ्य भोजन नहीं लेना चाहिए, यानी अहितकर, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा भोजन हमें किसी भी बीमारी में नहीं लेना चाहिए। जैसे शुगर वालों ने मीठा कम खाना चाहिए, हाई बीपी वालों ने नमक कम खाना चाहिए, इस तरह से। उद्दाम, उद्दाम यानी निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश न हो। तो कंस एक उद्दाम व्यक्ति था, उन्होंने कृष्ण के भाई बहनों का वध किया था, है ना। उद्यम, उद्यम यानी प्रयत्न करना या कोशिशें करना। बिना उद्यम के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है, इस पर अपना मत लिखिए, यानी किस तरीके से भाषा के कारण हमारे राष्ट्र का विकास होता है। और दूसरा प्रश्न हमको दिया है व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर होता है, इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए बच्चों, भाषा के महत्व के बारे में हम लिख रहे हैं कि भाषा के महत्व को बताते हुए भारतेंदु जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी यह पंक्तियाँ वास्तव में भाषा के उस रूप को हमारे सामने रखती है जिससे विदेशी संस्कृति या विदेशी भाषा में पढ़ने वाले लोग हमेशा अनजान रहते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, निज भाषा उन्नति है, यानी निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति को मूल, सभी उन्नति का मूल है, सभी उन्नति की जड़ है। बिन निज भाषा ज्ञान के, जिसे अपनी निज भाषा का ज्ञान नहीं होता, बिना अपनी भाषा के ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, हम अपने दिल के दर्द को, तकलीफ को कभी भी मिटा नहीं पाते, दूसरों को बता नहीं पाते। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने राष्ट्र की भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। हम जिस भी राष्ट्र में रहते हैं, हमें उस राष्ट्र की जो राष्ट्रीय भाषा है उसका ज्ञान होना अतिशय आवश्यक है। मनुष्य अपने मन के सच्चे भावों को, दुख दर्द को, सुख को आदि को अपनी निज भाषा में, यानी अपनी खुद की जो भाषा होती है, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा, उसी में ज़्यादा अच्छे से दूसरों को समझा पाने में सफल हो पाता है। अपनी भाषा के शब्दों में समझने या समझाने की जो ताकत होती है वह किसी दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकती। जितनी वोकेबुलरी, जितने शब्द हम हमारी भाषा के जानते हैं, उतने शब्द हम किसी दूसरी भाषा के जान ही नहीं सकते। और हम डे टू डे लाइफ में जो भी भाषा यूज़ करते हैं, घर के अंदर जो बोलते हैं, तो कई शब्द हम ऐसे बोलते हैं जिनको न हम कहीं लिखते हैं न कहीं हम पढ़ते हैं, तो उनको समझने की जो हमारी ताकत होती है वो हमारी भाषा में ही होती है। यानी हमारी भाषा के उन शब्दों को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, है ना बच्चों। वो दूसरी भाषा में नहीं होती। भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। अगर हमारी भाषा न हो तो विचारों का आदान प्रदान हमें इशारों के माध्यम से करना पड़ता है ना। इसीलिए हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने दिल की हर बात को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सुख हो, दुख हो, जो भी है, हम उसे अच्छे से समझा पाते हैं। अपनी भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों का मूल तत्व होता है।
यानी अपनी भाषा की अगर उन्नति हो गई, अपनी भाषा को अगर हमने समझ लिया, तो वही व्यक्ति अपने समाज की उन्नति और अपने देश की उन्नति करने में सहायक हो सकता है। बच्चों, जैसे कि होता है ना, घर में अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और बाकी सब अनपढ़ है, तो वह अकेला क्या कर लेगा, है ना। लेकिन घर की अगर स्त्री पढ़ी लिखी है तो वह 3 पीढ़ियों को जो है शिक्षित कर देती है। तो अपनी भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों का जड़ होती है बच्चों। तभी किसी भी राष्ट्र का विकास संभव है। बिना निज भाषा के ज्ञान के कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर लोगों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है ना। कथनी और करनी में अंतर जो है उसके ऊपर हम लिख रहे हैं। हर व्यक्ति अच्छी बातों, आदर्शों, धर्म, नीति, न्याय आदि के बारे में बोलते समय तो बड़े बड़े इरादे रखता है, पर जैसे ही उन रास्तों पर चलने की बारी आती है, वैसे ही उसके इरादे फस्त हो जाते हैं। क्योंकि कोई बात सिर्फ मुंह से बोलने में और उसे करने में बहुत ही फ़र्क होता है। अच्छी बातों को अमल में लाना उतना आसान नहीं होता जो हमें बोलते समय लगता है, या जितना आसान वो हमें बोलते समय लगता है। मनुष्य को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। जो कार्य वो स्वयं न कर सके या स्वयं कर सके, उसे वही बोलना चाहिए, और जो कार्य वह स्वयं न कर सके उस बारे में उसे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का सम्मान उसके कार्यों से ही होता है। अगर आपने कोई बात कह दी और बाद में उस रास्ते पर ना चले, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान समाज में नहीं होता है। आगे देखते हैं बच्चों। लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं पाठ पर आधारित। 4 नंबर में अ प्रश्न है। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया। पाठ के आधार पर बताइए। यानी उनका जन्म एक बहुत बड़े कुल में हुआ था, संपन्न कुल में हुआ था, पर उन्होंने फिर अपने कुल को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कुल के गर्व को आगे न बढ़ते हुए देश के गर्व को क्यों आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाठ के आधार पर क्या है कि भारतेंदु जी का जन्म उच्च कुल में हुआ था। उस समय उच्च कुलों का ही समाज में सम्मान हुआ करता था। यानी छोटी मोटी जाति का तो कोई सम्मान ही नहीं था, है ना बच्चों। परंतु भारतेंदु जी ने जब साहित्य रचना शुरू की, यानी लिखना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी लेखनी से कभी भी कुल या वर्ग को महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपने लेखन में कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि उन्होंने उच्च जाति, निम्न जाति ऐसे किसी बारे में लिखा हो, या उच्च जाति का कोई पक्ष लिया हो। तो कभी भी इस बारे में नहीं लिखा उन्होंने, है ना। उन्होंने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया, और उनके लेखन का उद्देश्य था भाषा और समाज का सुधार। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन, कला, शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ और अपमानित नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, अशिक्षा एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ देशवासियों के सीने में एक अलख जगाई थी। वे सच्चे देशभक्त थे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने देश के गर्व को आगे बढ़ाया, न कि कुल के गर्व को। अब यहाँ पे ये जो वर्ग लिखा है ना, यहाँ पे आप गर्व लिख लेना इस तरीके का, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 आपको जो है वो दिया हुआ है कि भारतेंदु जी ने जो भी कार्य किए उसके आधार पर उनके उदार व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, है ना। इस पाठ के आधार पर हमको उनके उदार व्यक्तित्व के बारे में जो है बताना है। तो उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो अब जैसे सबसे पहले मैं आपको प्रश्न ही अच्छे से बता देती हूँ। प्रश्न सामने होता है तो अच्छे से समझ में आता है ना। तो देखिए, प्रश्न है हमारा, भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए, है ना। ये जो लेसन है इसके आधार पर इनकी उदार प्रवृत्ति का वर्णन। उत्तर है, भारतेंदु जी 34 वर्ष 4 महीने की अपनी कुल आयु में ही अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्रभाषा के लिए इतने महान कार्य कर गए कि हम उन्हें हिंदी के पिता के रूप में मानते हैं, है ना। अपनी राष्ट्रभाषा के लिए उन्होंने इतना कार्य किया। महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। 17 वर्ष की उम्र में नौजवानों का संघ बनाना, वाद विवाद सभा स्थापित करना जिसके माध्यम से हिंदी भाषा और समाज का सुधार हो सके, साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलकर मुफ्त में दवाइयाँ बांटना,
घर पर हिंदी की और अंग्रेजी की पाठशाला खोलना, विद्यार्थियों में किताबें, कलम और खाना मुफ्त में बांटना आदि ऐसे कार्य थे जिनसे उनकी उदार प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। साहित्य, धर्म, देश, भाषा, कला और अपमानिता नारी के उद्धार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया था। इसी में उनकी उदारता और महानता दिखाई देती है। बच्चों, वो बहुत बड़े कुल से थे, बहुत संपन्न परिवार से थे और उन्होंने अपने धन का उपयोग सभी जो हमारे देश के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए और हमारे यहाँ की कला और नारी के उद्धार के लिए लगा दिया था। तो हम समझ सकते हैं कि वे कितने उदार थे। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंदर आपको 5वें में प्रश्न दिया है, जानकारी दीजिए। रांगे राघव जी की रचनाओं के नाम। रांगे राघव जी की रचनाओं के नाम हैं लोहे का ताना, भारती का सपूत जो जीवनी पर उपन्यास है, कब तक पुकारूं उपन्यास है, अंगारे ना बुझे कहानी संग्रह, पिघलते पत्थर काव्य संग्रह, वीरुड़क नाटक, संगम और संघर्ष आलोचना और भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम माधुरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, कृष्ण चरित्र, भारत वीरत्व, पूर्ण प्रकाश, विजयिनी, विजयवल्लरी, चंद्रप्रभा, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय और महाराष्ट्र देश का इतिहास। इस तरीके से विद्यार्थियों ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लिखने के लिए मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।